नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है। औपचारिक रूप से 3 दिवसीय मानसून सत्र के लिए विधायकों ने 600 से ज्यादा सवाल लगाए हैं। विधानसभा सत्र की अवधि कम करने के कारण विपक्ष नाराज है। विपक्ष के विधायकों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी की थी। उनका मानना है कि सिर्फ 3 दिन विधानसभा सत्र होने से सदन में ठीक से चर्चा नहीं हो पाएगी। उत्तराखंड विधानसभा का पिछला सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मार्च में हुआ था। वो विधानसभा का बजट सेशन था। अब 5 सितंबर से सरकार ने मानसून सेशन बुलाने की घोषणा की है। ये 8 सितंबर तक चलेगा। ये सत्र राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया है। इस सेशन में सरकार सप्लीमेंट्री बजट लाने जा रही है, जो करीब 5,000 करोड़ के आसपास का होगा। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा। मतदान से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के ऊपर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बुधवार को मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस ने आचार संहिता में सरकारी संपत्तियों पर बैनर होर्डिंग लगाने का आरोप लगाया। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन की बात भी कही। भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की बहन रितु भरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। के पवित्र रिश्ते का एक पर्व रक्षाबंधन, और आज के दिन जो पूरी दुनिया में योग की पताका फहराने वाले बाबा योग गुरु रामदेव हैं, उनकी बहन इस समय हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से आज रक्षाबंधन है, और आपका सबसे पहले आपका स्वागत है। और किस तरह से आपने आज रक्षाबंधन किया, और भाई के लिए एक जो योग के क्षेत्र में दुनिया में पताका फहरा रहा है, उसके लिए किस तरह की कामना की है? सबसे बड़ी कामना तो यही होती है कि स्वामी जी योग, आयुर्वेद और शिक्षा तीनों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हम जब स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे तो ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो आज श्रावणी उपाकर्म है, जिसमें कि आज 1400 बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ है, और हमने स्वामी जी की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध के यही कामना की है कि उनका स्वास्थ्य उत्तमोत्तम सर्वोत्तम हो, और वो दीर्घजीवी हों, और जो मिशन है स्वामी जी का वो पूर्ण हो। इसके लिए हमने आज स्वामी जी की कामना की। दीदी, भाई बहन का एक रिश्ता ऐसा है, उसमें एक हंसी मजाक भी होती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर प्यार होता है। क्या कभी कोई वाकया इसके याद आता है कि बचपन में कुछ इस तरह का रहा? देखो, स्वामी जी के साथ में मेरा तो क्या, किसी भी परिवार में किसी का झगड़ा ऐसा हुआ नहीं। ऐसा वाकया ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम एक वाकया हुआ कि मैं गुरुकुल में पढ़ती थी, और उसके बाद में हुआ कि जहाँ मैं दूसरे गुरुकुल में गई तो वहाँ इंग्लिश का ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, और मेन गुरुकुल में केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो सब इंग्लिश का पेपर हुआ तो सब में बहुत अच्छे नंबर आए, और इंग्लिश में फिर फेल हो गई। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। तो मुझे वही याद आता है कि स्वामी जी ने एक ही बार मुझे कहा, उसके बाद दोबारा स्वामी जी को किसी भी चीज़ में रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक पूरा जिस तरह से पूरा समय काल चला, एक रक्षाबंधन वो भी था जब बाबा एक पहचान नहीं हुई थी पूरे देश में, और आज पूरे विश्व में उनकी पहचान है। उस रक्षाबंधन में और आज के रक्षाबंधन में कितना अंतर समझती हैं, और क्या सोचती हैं? देखिए, बहन के लिए तो रक्षाबंधन वैसा ही था, आज भी है। विशेष परिवर्तन यही हुआ है कि पहले एक बहन के लिए रक्षाबंधन होता था, आज हजारों बहनों के लिए रक्षाबंधन होता है। हर बहन मनोकामना करती है कि स्वामी जी का स्वास्थ्य उत्तम हो, और वो जो कार्य कर रहे हैं वो और अच्छे से कर पाएँ, उनका स्वास्थ्य बना रहे, और ईश्वर की अनुकंपा है कि स्वामी जी अपने कार्य में। तो ये थी बाबा योग रामदेव की बहन रितुमय जी, जो बता रही थी किस तरह से वो सोचती हैं बाबा रामदेव के लिए कि क्या जो उनकी जो एक मुहिम है, जो उनका एक प्रयास है, वो सफल हो। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उत्तराखंड की बहनों के लिए सरकार खुशियों की सौगात लाई है।
रक्षाबंधन के मौके पर बहनें निःशुल्क बस में यात्रा कर सकेंगी। चालक परिचालक बहनों से 1 भी रुपए की मांग नहीं कर सकते हैं और इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। सीएम धामी ने सचिव परिवहन अरविंद सिंह हांकी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम अधिकारी सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य 30 अगस्त को रात 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। ये 30 तारीख को अपराह्न 12 बजे से लेके 31 तारीख की रात को 12 बजे तक जो है महिलाओं को उत्तराखंड की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए हमारे द्वारा पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की गई है और अधिकांश लोकल मार्गों पर उत्तराखंड की सीमा के अंदर वाहनों के फेरे बढ़ा करके अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर चमोली से, जहां महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। इस दौरान अपने घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों के मुंह पर खुशी दिखाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दूरदराज क्षेत्र में कोई अपना है, आज ऐसा एहसास हो रहा है। तो चमोली में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इस दौरान जवानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। हरक सिंह के बेटे देहरादून स्थित कॉलेज और पेट्रोल पंप में विजिलेंस के छापे पड़े हैं। दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल पर हरक सिंह ने छापेमारी की है। आपको बता दें, कॉर्बेट घोटाले को लेकर यह छापेमारी की गई है। तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। बेटे के कॉलेज पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया है। विजिलेंस की टीम ने यह छापेमारी की है। हमारी जो पुराने एक डीएफए का केस है, कॉबर नेशनल पार्क का जो अवैध कटान से रिलेटेड, उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना, इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता कराए, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। उत्तराखंड में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के दावों के बीच डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक करीब 650 से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बता दें, देहरादून के नगर निगम राजधानी के सभी वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए बुधवार से एक बार फिर फॉगिंग अभियान चलाने जा रहा है। इस नए अभियान के लिए निगम ने इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों में डीजल और नगर निगम कर्मचारियों की बाइक के लिए पेट्रोल में वृद्धि की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वार्डों को कवर किया जा सके। मेयर सुनील उनियाल का कहना है कि पेट्रोल डीजल की मात्रा को बढ़ाने से नगर निगम कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जाकर फॉगिंग कर सकते हैं। डेंगू शहर में काफ़ी बढ़ रहा है। डेंगू के लिए मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इसकी सक्रियता, इसकी जागरूकता, इसकी जनसहभागिता आम पब्लिक की हो, तो इस डेंगू के वायरल से हम बच सकते हैं। नगर निगम लगातार फॉगिंग करा रहा है, लेकिन क्षेत्र बड़े होने की वजह से और इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें जो हम 10 लीटर देते थे, आज हमने उसको 15 लीटर कर दिया, और जो पेट्रोल की मात्रा अगर कम है तो उसको भी हमने बढ़ाया है। मुझे लगता है कि इससे समाधान हो जाएगा। खबर जसपुर से, जहां गांव में लगातार बाघ देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान गांव में दहशत का माहौल है, जिससे ग्रामीणों को खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। आपको बता दें, तराई पश्चिम वन विभाग प्रभाव के पतरामपुर रेंज में गांव भगवंतपुर के खेतों में इन दिनों बाघ ने अपना डेरा जमाया हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। साथ ही शिकायत के बाद वन विभाग बाघ को पकड़ने में जुट गई है, लेकिन वन विभाग को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हो चुका है, जब पिछली बरसात होती है अच्छी खासी, तब से यहाँ गुलदार और एक जो है वो शेर टाइप का, जो मतलब गुलदार से बड़ा होता है, उसमें बहुत देखा जा रहा है यहाँ लगातार। जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ पर डे वो आता था, बहुत दहाड़ करता था, जिससे कि गांव बस्ती वालों को बहुत भयभीत हैं। और हम भी जो है पूरी रात नहीं सोए, बैटरी लेकर के 50 आदमी, इधर हमारे कट्टर प्रधान जी हैं, किशन सिंह चौधरी हैं, वगैरह वगैरह ने सबने इधर उधर फोन भी किए हैं। वन विभाग वाले भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम जो है कैमरे के लिए रिक्वायरमेंट भेज दी है।
हमने वहाँ एप्लीकेशन दी है विधायक जी के थ्रू, पिंजरा लगाया है इन्होंने, और जो है उसके लिए अभी पिंजरा यहाँ रखा है मौके पे। बिल्कुल भयभीत है साहब, खेतों जा ही नहीं रहे चारा करने के लिए। गुलदार को देखने की बात तो ऐसी है, गुलदार तो काफ़ी समय से यहाँ घूम रहा है और वन विभाग की टीम को हमने बहुत टाइम से अवगत करा रखा है इस विषय में, और उन्होंने वन विभाग की टीम ने कोई इतना रिस्पांस नहीं देते वो लोग। हमने जो है खुद अपने आंखों से और अपने मोबाइल से वीडियो बना बना कर उनको सेंड करी हैं, तब जाकर के उन्होंने जो है यहाँ पर एक कैमरा लगाया था और उसके बाद एक पिंजरा लगाया है, और पिंजरे में कोई भी उसको पकड़ने के लिए किसी भी तरह का कुछ नहीं डाला। खबर रुड़की से, जहां पुरानी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। बता दें कि इस दौरान विवाद में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही सभी घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मामले में एक घायल पक्ष के विजेंद्र का कहना है कि कन्हापुर गांव में रविदास मंदिर के सामने उनकी पुश्तैनी जमीन और मकान है, जिसमें गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा जबरन गोबर और गंदगी डालते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी इस बात को लेकर विवाद हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा झगड़ा किया जा चुका है। पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ दिलाने की मांग की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग दबंगई दिखाते हुए जबरन जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हुआ यह है कि सर हमारी जो ज़मीन है वो हमारे नाम है, और ये लोग उसमें अभी भी दबंगई दिखा रहे हैं। मतलब जो है नाम हमारे है, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं उस चीज़ को, उसमें नाम हमारे आ रहे हैं। जो इनकी जो ज़मीन थी सर, उसमें इन्होंने घर बना रखे हैं। जिस आदमी से इन्होंने खरीदी थी उस पर इनका बैनामा उस हमारी ज़मीन पे दिखा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। हुआ क्या है आज सर ये हुआ कि हमने उसमें तार बाड़ कर रखी है सर, फिर भी ये लोग उसमें कूड़ा करकट गोबर वगैरह ये डालने के लिए जाते हैं। तो हमने उसमें मना करने के बावजूद, तो हम अपने घर पे ही थे, तो इनमें से 8-10 आदमी आए और फिर हमारे ऊपर वार कर दिया, जिसमें हमारे 4 लोग घायल हैं। और रविदास मंदिर के जस्ट सामने मेरी कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, मेरा वहाँ पर मकान भी है। वहाँ पर ये लोग दबंगई दिखाकर अपना रोज़ कुबाड़ और गोबर वगैरह डालते हैं। कुछ दबंगई इनके साथ लग रहे हैं। आज सुबह भी मैं सो रहा था, मेरे गेट में इन्होंने आकर लट बजाए, और जब मैं उठा 2-3 मेरे देखो यहाँ पे ये निशान है, पीछे भी इन्होंने बहुत लट बजा रखा है जी। देखो ये सब सुबह ही हजारों बीघे ज़मीन है, उसमें उसकी दबंगई दिखा रहे हैं। हजारों बीघे ज़मीन पहले भी बाहर है ग्राम समाज की, जिसे अब पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कह दिया कि भाई ये किसी की नहीं है, इससे नीलाम हो जाएगी। खबर चमोली से, जहां बीते कई महीनों से लोगों का जीवन चिंता के साए में सिमट कर रह गया है। दरअसल यहां बीते कुछ महीनों से तेजी से भूस्खलन हो रहा है, जिस दौरान वहां निवास कर रहे 40 परिवार रोजाना एक नई आफत का सामना कर रहे हैं। साथ ही इन 40 परिवारों में 12 परिवार अपना घर जोड़ चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भूस्खलन से चमोली का विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण अब बच्चे तंबू में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस दौरान विद्यालय में ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना ही छात्रों के लिए पीने के पानी का, और ना ही भोजन ठीक से हो पा रहा है। एक तरफ आपदा की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ विद्यालय में शिक्षक भी नहीं है। एक ही शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। तो चमोली का ये खबर सामने आई है, जहां डर के साए में जीने को मजबूर है लोग। तेजी से भूस्खलन के कारण लोग परेशान हैं। भूस्खलन से विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते बच्चे तंबू में पढ़ने को मजबूर हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें विद्यालय को, हमारे विद्यालय टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो हमें कोई सुरक्षित स्थान मिले विद्यालय में, और हमारा ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे एक ही सर हैं, 2 सर थे पर एक व्यवस्था पे हैं। दुबचौड़ा रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा के बिरगुल क्षेत्र के दुबचौड़ा लघोली गांव पहुंचे, जहां रामलीला मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को कुमाऊनी भाषा में संबोधित किया, जिस कारण तालियों की गूंज से मैदान गूंज उठा। क्योंकि चंपावत की जनता ने एक रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से यहाँ से जो है अपने प्रतिनिधि को चुना, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, और यहाँ के लोगों ने उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मार्जिन दिया। तो बागेश्वर की जनता भी
जो चंपावत के लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किया है, जो नई शुरुआत की है, नया इतिहास बनाने का काम किया है, बागेश्वर की जनता भी उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाबा बागनाथ की भूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और जो विकास का काम प्रारंभ हुआ है उसको और तेज गति प्रदान करेगी। तो चंपावत में रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कुमाऊनी भाषा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान तालियों की गुंजगाहट देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने पुष्कर सिंह धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। चंपावत में रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊनी भाषा में लोगों को संबोधित किया। कर्णप्रयाग में चमोली पुलिस की बहादुरी देखने को मिली। बता दें कि हल्दापानी के पास क्राइस्ट एकेडमी की बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लग गई और सैकड़ों गाड़ी में धुआं हो गया, जिसके बाद बच्चे चीखने पुकारने लगे। तभी फरिश्ता बनकर आए पुलिस उपाधीक्षक ने अपना वाहन रुकवाकर स्कूल बस में सवार सभी 30 बच्चों को रेस्क्यू कर बस से सकुशल बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कर्णप्रयाग का ये मामला है, जहां पर बस में सवार सभी 30 बच्चों को बाहर निकाला गया। बस में आग लग गई थी, जिसके चलते उपाध्यक्ष ने बच्चों से भरी स्कूल बस में सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत की गई है। बता दें कि पहले दिन हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसके अलावा एक सेल्फी पॉइंट भी मेडिकल कॉलेज में बनाया गया। तो वहीं इसकी शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साइना ने की और नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नेत्रदान महादान है और मृत्यु के बाद नेत्रदान करने वाला एक व्यक्ति 4 लोगों की रोशनी दे सकता है। नई तकनीक से अब एक आंख से 2 कार्निया प्रत्योजित की जा रही हैं। जी हाँ, जिस तरीके से जो है नेत्रदान मरने के कुछ घंटों तक जो है किया जा सकता है और जो कई लोग जो हैं जिनको जो है नेत्र की आवश्यकता होती है, असल में ये नेत्रदान जो कॉर्निया आँख के ऊपर जो पुतली होती है उसका दान होता है और मरने के कुछ घंटे के बाद ये जो है दिया जा सकता है, दूसरे जो है मरीजों को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एक संकल्प लें नेत्रदान का और पहले से ही उनके परिवार वालों को पता चले। ड्रग विभाग और एफडीए विजिलेंस समेत एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मतलबपुर गांव में बड़ी छापेमारी कर बड़ी संख्या में नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। इस दौरान टीम ने मौके पर फैक्ट्री संचालक अमित धीमान को गिरफ्तार किया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मौके से टीम ने करीब 60 पेटियां और भारी मात्रा में नकली कैप्सूल बरामद किए। दवाइयों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। उन्होंने बताया कि यहां बनाई जा रही दवाइयों लोगों के साथ ही पशुओं के लिए भी इस्तेमाल में लाई जा रही थी। कार्रवाई के बाद घरनुमा कंपनी को सील कर दिया जाएगा। तो रुड़की में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। भारी मात्रा में नकली कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत बाजार में करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। एसटीएफ टीम द्वारा जो है पता लगाया गया कि एक अमित धीमान नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है और मौके पे आकर यहाँ पे हमने पूरा देखा है, चेक किया है। तो वहाँ पे इसके द्वारा जो दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है बिना किसी लाइसेंस के किया जा रहा है, जहाँ पर इसके द्वारा पशुओं के लिए दवाइयाँ बनाई जा रही है, साथ ही कुछ एंटीबायोटिक जो कि ह्यूमन यूज की हैं वो बनाई जा रही हैं। उन्हें मौके पे हमारे द्वारा पूरा सीज कर लिया गया है, सैंपल ले लिए गए हैं और अभी जो है एसटीएफ टीम के साथ मिलकर के इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी की वर्तमान घोषणा के साथ कुल 400 रुपए की छूट मिलने पर खुशी जताते हुए इसे पीएम मोदी का मातृशक्ति के लिए रक्षाबंधन का अमूल तोहफा बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने जारी बयान में अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उज्ज्वला योजना राज्य के 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने का काम किया जा रहा है। इस पर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार साल में अंत्योदय परिवारों को 3 सिलेंडर फ्री रिफिलिंग की सुविधा देकर उन्हें राहत पहुंचा रही है। साथ ही पहले से दी जा रही प्रति सिलेंडर 200 रुपए की छूट के बाद अब मोदी सरकार की 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा ने सभी जरूरतमंद परिवारों को, खासकर हमारी मातृशक्ति के चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाने का काम किया है।
रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट, और ख़ास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को एसटीएफ उत्तराखंड ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2022 अपराधी की तरफ से नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके और जुलाई 2023 में ट्विटर पर नैनीताल पुलिस को टैग करके नैनीताल में जगह जगह बम ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। वहीं ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने देने को कहा। एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपी की तरफ से लगातार भ्रामक सूचना प्रसार की जा रही थी, जिसके बाद नैनीताल जिले में मुकदमा दर्ज करके देहरादून साइबर क्राइम ब्रांच में भी आरोपी को गिरफ्तार किया है। की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य इसका जीमेल अकाउंट भी था जो फर्जी था, तो सारा उसको ट्रेस करते हुए, उसे देखते हुए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें सर्वप्रथम तो नैनीताल जनपद में मुकदमा दर्ज कराया गया जो 66 FIT एक्ट में पंजीकृत हुआ, और नैनीताल जनपद द्वारा मुख्यालय से अनुरोध करके जो विवेचना थी वो STF साइबर थाना देहरादून को जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। और उसके बाद विवेचना के क्रम में जो भी इसमें तकनीकी इनपुट थे और जो मैनुअल भी हमारी टीम ने वहाँ पर 20 दिन जो है आंध्र प्रदेश में इसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर प्रयास किया, और लगातार वहाँ पर कुछ हमने मुखबिर भी छोड़े, CCTV फुटेज भी हमने वहाँ पर देखे और इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। तो ये प्रकाश में आया कि ये नितिन शर्मा है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और इसने जो है यहाँ धमकी दी है। उत्तराखंड एसटीएफ की ड्रग फ्री अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं एसटीएफ ने हरिद्वार में गंगनहर थाना क्षेत्र में नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर 50 लाख का माल बरामद किया और अमित धीमान निवासी मतलबपुरी गंगनहर को गिरफ्तार कर दूसरे साथियों की तलाश में जुट गई है। बागेश्वर में भाजपा की प्रत्याशी पार्वती दास को जिताने के लिए धामी सरकार के कई मंत्री बागेश्वर में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा पहले ही दिन से बागेश्वर में हैं और अब सतपाल महाराज रेखारे और धन सिंह रावत भी प्रचार में जुट गए हैं। महाराज रोड शो के जरिए भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर के चुनाव में किसको अरमानों का बाग खिलेगा, इसके नतीजे पर समूचे उत्तराखंड की नजर है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी की कोशिश है कि प्रचार अभियान को और धार देने की। भाजपा का हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक यानी आम से लेकर खास चुनावी प्रचार में जुटा है। ख्वाहिश ये कि ये दिवंगत मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई सीट पर हर हाल में कब्जा जमाना है। इसलिए बीजेपी ने सीट पर दिवंगत मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी को चुनावी मैदान में उतारा है और अब उनको जिताने के लिए मंत्री और विधायकों को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी गई है। बीते रोज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, खेल मंत्री रेखा आर्य, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी बागेश्वर में चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं और आने वाले दिनों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और प्रेमचंद अग्रवाल भी मुख्यमंत्री के साथ साथ बागेश्वर विधानसभा सीट के तमाम क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बागेश्वर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, आम और खास हर कोई चुनावी रण में हुंकार भर रहा है और दोनों ही दल जीत की हुंकार भर रहे हैं। बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को और हमारे
वहाँ के सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को वहाँ पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। इसी प्रकार से वहाँ पर हमारे स्टार प्रचारक भी अपने कैबिनेट मंत्री लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपावत से भी बड़ी जीत हमको वहाँ की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। किसी के भी गले में अगर पटका डाले हुए देख रहे हैं तो उनको रोक रोक कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। डंडे का जोर उनको दिखाया जा रहा है। 2 कार्यकर्ताओं के ऊपर तो धारा 107, 116 का मुकदमा तक दर्ज कर दिया शांति भंग मामले में। मैं पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन बागेश्वर से कि भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने मुकदमा अभी तक किया या किसी धाराओं में उनको बुक किया है? क्या केवल शांति भंग कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर कर रहे हैं? इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और भाजपा इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर को लूज करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो कुर्सी स्टेक पर लगी हुई है, इसलिए येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद वहां पर इस्तेमाल करके भाजपा जो है लोकतंत्र और संविधान दोनों को ताक पर रखकर वहां बागेश्वर में अराजकता का माहौल बनाए हुए है। बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, उसको देखते हुए चुनाव लोकसभा से पहले दोनों ही सियासी दलों के लिए 24 चुनाव की तैयारी का सेमीफाइनल हो सकता है। तभी तो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही जानते हैं कि इस चुनाव की हार और जीत की गूंज 2024 के चुनाव तक सुनाई देगी, ये तय है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।